जय श्री राम। क्या हो अगर किसी की जिंदगी रातों रात बदल जाए? क्या हो कि वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी पार्टी करने से डरने लगे? क्या हो कि जब भी वो उस घटना को याद करे तो वो खौफ से भर जाए? यह कहानी भी इसी तरह की एक घटना से प्रेरित है। यह कहानी 3 दोस्तों की है। आदित्य, रोहन और विवेक ये तीनों बचपन के ही दोस्त थे। तीनों अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सेटल हो चुके थे और एक हैंडसम सैलरी के साथ अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे थे। तीनों दोस्तों को आपस में मिले हुए एक लंबा टाइम हो गया होता है। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि किसी टाइम पे हम लोग आपस में मिलेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। प्लान के मुताबिक तीनों दोस्त मिलते हैं और पार्टी करने के लिए एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। वो लोग भीड़ भाड़ से दूर शहर के नज़दीक ही एक डैम के पास जाते हैं ताकि वहां बैठ करके अच्छे से टाइम एक्सपेंड किया जा सके और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए पार्टी को एंजॉय किया जा सके। तीनों दोस्त एक साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वह लोकेशन शहर के नज़दीक से बहने वाली एक नदी का छोटा सा डैम था। तीनों दोस्त बैठ करके वहां पे हंसी मजाक करना और अपनी पार्टी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। शाम का समय हो चुका था और तीनों दोस्त वहां बैठ करके अपनी पुरानी यादों के साथ पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आदित्य, रोहन और विवेक एक लंबे टाइम बाद ये तीनों दोस्त एक दूसरे से मिले थे, जिसके कारण ये लोग काफी ज्यादा खुश थे और उन्हें पार्टी करते हुए टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। आपस में हंसी मजाक और पार्टी करते हुए इन लोगों को समय का ध्यान ही नहीं रहा कि कब शाम से रात हो गई और वो लोग अभी भी उसी डैम के पास बैठे हुए पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी रोहन को लगा कि कोई उसका नाम लेकर के उसको पुकार रहा है। रोहन जब पीछे मुड़ करके देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रोहन को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है और वो इस बात पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया। रात के लगभग 1 बजे ये लोग पार्टी खत्म करते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहां से जाते टाइम इनके साथ एक एंटिटी जुड़ गई है जो रोहन के साथ उसके घर तक पहुंच गई थी। तीनों दोस्त अपने अपने घर जाने के बाद सो जाते हैं। सुबह में रोहन की नींद नहीं खुलती है तो उसके घर वालों को लगता है कि शायद ये अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था तो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया है, तो उसे सोने देते हैं। लेकिन जब ऑफिस के टाइम तक रोहन की नींद नहीं खुलती है तो उसके घर वाले आते हैं और रोहन को उठाने की कोशिश करते हैं। तो रोहन के जो पापा होते हैं वो देखते हैं कि रोहन का शरीर बहुत बुरी तरह से तप रहा है, यानी कि उसको फीवर हो चुका है। रोहन के पापा तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसे नॉर्मल फीवर समझ करके मेडिसिन दे देता है और बोलता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। शाम होते होते रोहन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। तब रोहन के पापा विवेक और आदित्य को कॉल करके पूछते हैं कि कल के पार्टी में तुम लोगों ने क्या क्या किया था जिसके कारण रोहन का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। आदित्य और विवेक ने बोला कि अंकल, हम लोगों ने बस पार्टी किया और हम लोग वापस अपने घर की तरफ निकल गए थे। हम लोगों ने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, जो भी हम लोग साथ में ले गए थे बस उसी सब चीज़ों से हम लोगों ने एंजॉय किया था। दिन पर दिन रोहन की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, जिसके कारण उसके पापा शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और वो उस डॉक्टर से सारी बातें बताते हैं कि कब से इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई है। जो शहर के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वो भी रोहन को देख करके उनको भी लगता है कि एक नॉर्मल फीवर है, जिसके कारण वो कुछ टेस्ट लिख देते हैं और कुछ मेडिसिन देने के बाद बोलते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके अगले दिन, यानी कि डॉक्टर से जिस दिन रोहन दिखाने गया था उसके अगले दिन रोहन को वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है और उल्टी में शरीर से काले रंग का कुछ चीज निकलता है और साथ में छोटी छोटी लोहे की कीलें निकलने लगती है, जिसे देख करके उसके घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन लोगों के दिमाग में एक चीज बार बार कौंधना शुरू हो जाता है कि रोहन का तबीयत खराब हुए लगभग 20 दिन हो गया, अभी तक कोई सुधार नहीं हो रहा है और ये नया चीज क्या है कि शरीर से छोटी छोटी लोहे की कीलें कैसे निकल सकती है। उन्होंने फिर से उसी डॉक्टर के पास जाना सही समझा और जाकर के उस डॉक्टर से सारी घटना बताया कि रोहन के शरीर से एक छोटी छोटी लोहे की कीलें निकली है। ये बात सुन करके डॉक्टर का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो इस बात पे बिलीव करने से साफ मना कर देता है कि किसी भी इंसान की वोमिटिंग में लोहे की कील कैसे निकल सकती है। रोहन की हेल्थ दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। रोहन का वेट 80 केजी के आसपास हुआ करता था, आज उसी रोहन का वेट 45 केजी तक आ चुका था। डॉक्टरों की दी हुई दवा रोहन पे कुछ भी काम नहीं कर रही थी। रोहन के पापा के एक दोस्त जो उनके फैमिली मेंबर की तरह हुआ करते थे, रोहन के बिगड़ती हालात को देख करके रोहन के पापा के जो दोस्त थे
उन्होंने सलाह दिया कि इससे डॉक्टर के साथ साथ किसी अच्छे पंडित से भी हमें दिखाने की ज़रूरत है। रोहन के पापा के जो दोस्त थे वो पास के ही एक काली मंदिर में उनको लेकर के जाते हैं और वहाँ के पंडित जी से रोहन की सारी स्थिति को बताते हैं। पंडित जी सारी चीज़ें सुनने के बाद बोलते हैं कि अपने घर से चावल लेकर के आइएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। रोहन के पापा तुरंत घर की तरफ निकलते हैं और घर से एक मुट्ठी चावल ला करके पंडित जी को देते हैं। पंडित जी चावल देखने के बाद कुछ तो समझ चुके थे और वो बोले कि मैं यहाँ से इस चावल के माध्यम से कुछ खास चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो भी आपके घर में है वो मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही है, इसलिए मुझे आपके घर में जाना होगा। रोहन के पापा हालांकि इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उनका भी दिमाग एक ना एक जगह आकर एक क्लिक कर रहा था कि आखिर रोहन के शरीर से लोहे की कील कैसे निकल सकती है। इन सब चीज़ों को सोचते हुए रोहन के पापा पंडित जी को घर में लाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पंडित जी रोहन के घर में आते हैं। घर में आने के बाद घर वालों ने उन्हें पानी पीने के लिए दिया, लेकिन उन पंडित जी ने उस पानी को पीने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि पंडित जी उस घर के किसी भी चीज़ को हाथ तक लगाने से मना कर दिया, यानी कि वो उस घर में रखे हुए सोफे तक पे भी नहीं बैठे थे। उन्होंने बोला कि मुझे रोहन को दिखाओ, रोहन कहाँ है। रोहन को जैसे ही पंडित जी के सामने लाया गया, रोहन अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा और पंडित जी के ऊपर चिल्लाने लगा। रोहन की ऐसी हरकतें देख करके रोहन के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की। तभी रोहन बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोला कि ये पंडित यहाँ क्या कर रहा है, और खींच करके एक झापड़ अपने पापा के चेहरे पे लगा देता है और साथ ही बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट के साथ और एक भारी भरकम आवाज़ में, जो कि वो आवाज़ रोहन की नहीं थी, पंडित जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुझे क्या लगता है तू इसे बचा लेगा। और ऐसा बोल करके रोहन पंडित जी की छाती पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे पंडित जी बहुत दूर जा कर के गिरते हैं। रोहन की इस बदली हुई आवाज़ और आक्रामकता को देख करके घर के सभी फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पंडित जी उस टाइम पे वहाँ से उठ करके तो चले जाते हैं। साथ ही साथ रोहन के पापा भी पंडित जी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि हमें इस तरह से अकेला छोड़ करके मत जाइए। पंडित जी बोलते हैं कि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, इसके ऊपर जो भी है बहुत ही ताकतवर है। अगर मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया तो ये हम सबको मार डालेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए मुझे अपने गुरुदेव की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ और उनको साथ लेकर के ही अब लौटूंगा, क्योंकि ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है, सबके जान को खतरा है। लगभग 2 घंटे बाद जो काली माता के पुजारी थे वो अपने गुरुजी के साथ रोहन के घर पे आते हैं। जो पंडित जी के जो गुरुजी थे वो घर में एंट्री करने से पहले ही सारी स्थिति को समझ चुके थे। गुरुजी घर में एंट्री करने से पहले घर की चौखट पे 2 कीले गाड़ देते हैं ताकि वो एंटिटी इनके कंट्रोल में आ सके। जैसे ही रोहन उन गुरुजी को देखता है वो बहुत जोर से हंसता है और बोलता है कि आज तुम सब मरोगे, चाहे तुम जिसे भी लेकर के आओ, मैं आज किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। जो गुरुजी थे वो अपने 4 और शिष्य लेकर के आए थे, जो शरीर से बहुत ही हट्टे कट्टे और पहलवान टाइप के थे। उन चारों को बोलते हैं कि इससे पकड़ करके इस घेरे में बैठाओ, और गुरुजी ने एक तांत्रिक क्रिया से एक सर्कल तैयार किया और रोहन को उसके बीच में बिठा दिया जाता है। एक साइड से गुरुजी और दूसरे साइड जो काली माता के जो पुजारी थे वो बैठ जाते हैं और चारों तरफ फैल करके गुरुजी के साथ आए हुए उनके शिष्य बैठ जाते हैं और सभी मिल करके एक साथ मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। काफी देर मंत्र उच्चारण और गंगा जल के छिड़काव के बाद रोहन कुछ कंट्रोल में आता है। गुरुजी एक अभिमंत्रित धागे से रोहन के शरीर को बांध देते हैं। जो गुरुजी थे वे रोहन के घर वालों को बोलते हैं कि इसे मुझे काली माता के मंदिर में ले जाना होगा, और वो अपने साथ आए हुए शिष्यों से बोलते हैं कि इसे काली माता के मंदिर की तरफ ले चलो। गुरुजी जिस कार में आए हुए थे उसी कार में रोहन को बिठाया जाता है। जब रोहन को कार के अंदर बिठाया गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कार पे बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है। रास्ते में ऐसा कई बार हुआ जैसे लगा कि कार कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर जाएगी। कभी टायर का पंचर हो जाना, कभी अचानक से स्पीड बढ़ जाना। बड़ी मुश्किल से रोहन को काली माता के मंदिर के पास ले जाया गया। जैसे ही रोहन को कार से बाहर निकाला जाता है, रोहन पंडित जी के साथ आए हुए
शिष्यों पे अटैक कर देता है और उसमें से एक शिष्य को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। वहाँ पे बाकी जो 3 और शिष्य थे वो लोग रोहन को कंट्रोल करके किसी भी तरह से मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही रोहन एकदम से शांत हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मंदिर के अंदर ले जाने के बाद जो मंदिर में हवन कुंड था वहाँ पे रोहन को बिठाया जाता है और गुरुजी हवन करना शुरू कर देते हैं। जब गुरुजी ने उस एंटिटी से पूछा कि आखिर ये लड़का तेरा क्या बिगाड़ा है और तू क्यों इसे परेशान कर रही है, तब उस एंटिटी ने बोला कि मैं तो इसे जानती तक नहीं, ना ही इससे मुझे कोई लेना देना है। मुझे तो इसके ऊपर भेजा गया था और इसे मार डालने के लिए ही मुझे भेजा गया था। रोहन पे जो एंटिटी थी उसने बोला रोहन के पापा और उसके चाचा में प्रॉपर्टी को लेकर के काफी लंबे टाइम से एक केस चल रहा है, जिसमें रोहन के पापा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वो प्रॉपर्टी रोहन के पापा को नहीं मिले, इसके कारण रोहन की जो चाची है उन्होंने रोहन को ब्लैक मैजिक किया हुआ मिठाई खाने के लिए दी थी। भले ही रोहन के पापा और उसके चाचा में बिल्कुल भी नहीं बनती हो, लेकिन रोहन अपनी चाची को बहुत मानता था और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट किया करता था। इसी का फायदा उठा करके रोहन की चाची ने उसे ये खाने को दिया ताकि जब बेटे की मौत हो जाएगी तो बेटे की मौत के सदमे से इनको बाहर निकलने में एक लंबा टाइम लग सकता है और इस बीच में हम लोग उस केस को भी जीत लेंगे। उसके बाद जो गुरुजी थे उन्होंने उस एंटिटी से बोला कि आखिर तू इसके शरीर को छोड़ने के लिए क्या चाहता है। उस एंटिटी ने बोला कि मुझे इसे मारने के लिए भेजा गया है, लेकिन अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग इसे बचाना चाहते हैं तो इसके जान के बदले मुझे किसी और की जान लेनी पड़ेगी। ये डिसाइड आपको करना होगा कि मैं इसके अलावा किसकी जान ले लूँ। उस एंटिटी की ऐसी बात सुनने के बाद जो गुरुजी थे उन्होंने रोहन के पापा को एक बकरा लाने के लिए बोला। रोहन के पापा तुरंत मार्केट में जाते हैं और वहां से एक बकरा लेकर के आते हैं। गुरुजी कुछ तांत्रिक क्रिया करने के बाद उस एंटिटी को बकरे की जान लेने का आदेश दे देते हैं। ऐसा बोलते ही बकरा बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है और थोड़ी देर बाद बकरे की जान चली जाती है। बकरा देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर का सारा खून चूस लिया गया हो। ये सारा नज़ारा देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा दंग रह गए थे कि आखिर किसी भी बकरे के अंदर से खून अचानक से गायब कैसे हो सकता है और वो एंटिटी कौन थी। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद जो गुरुजी थे वो अपने शिष्य यानी कि उसी काली माता के मंदिर के पुजारी को आदेश देते हैं कि आप रोहन के घर चले जाइए और जा करके वहाँ पे माता काली के नाम से एक पूजा कीजिए और विधिवत तरीके से एक हवन कीजिए ताकि फिर से वो एंटिटी इस घर में अटैक ना कर सके। इस घटना को रोहन जब भी याद करता है वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। रोहन अब किसी का भी दिया हुआ खाने से बचता है। आज भी रोहन उस खौफनाक घटना की यादों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है और वो अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।